Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 29 January 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about UGC's draft guidelines. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially with respect to education sector. सबसे पहले यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। देयर वाज अ सार्जेंट रिपोर्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया ओनली इन 1944 which made the first recommendation to formulate a national system of education in India. तो ब्रिटिशर्स के टाइम में 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट नेशनल एजुकेशन सिस्टम की बात करता है। फिर हमारा देश आज़ाद हो जाता है 1947 में और फिर बनाया जाता है हमारे देश के अंदर इंडिपेंडेंट इंडिया में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिसको काम दिया गया टू प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड मेथड्स टू इम्प्रूव इट। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो बनाई गई अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इसने प्रपोज किया कि भारत के अंदर भी एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होना चाहिए in line with University Grant Commission of UK. And then UGC was formally inaugurated in 1953 by Maulana Abul Kalam Azad Sahab, who was the Education Minister of India at that time, first Education Minister of India. इन्हीं के जन्म दिवस पे फिर हम लोग नेशनल एजुकेशन डे भी मनाते हैं। तो पहले यूजीसी बना दिया गया थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, बाद में कानून ला करके यूजीसी को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई। तो यूजीसी वाज मेड ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर यूजीसी एक्ट ऑफ 1956। तब से ये बॉडी चल रही है। इस यूजीसी जो बॉडी है, इसका काम है हमारे देश के अंदर हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। तो यूजीसी ही यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्निशन देती है, फिर उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से फंड डिसबर्स कराती है टू द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। इसीलिए इसका नाम है यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन। ग्रांट्स देती है कॉलेजेस को एज पर देयर रिक्वायरमेंट। यूजीसी कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसके अंदर भी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर आता है यूजीसी। तो ये है यूजीसी की हिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की हिस्ट्री। सार्जेंट रिपोर्ट थी, फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था, चेयरमैनशिप डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब, और फिर यूजीसी बनाया गया एज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। बाद में इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी गई विच इज ओवरऑल रेगुलेटर ऑफ हायर एजुकेशन सेक्टर इन आवर कंट्री। हाल फिलहाल में यूजीसी ने एक नया ड्राफ्ट गाइडलाइन रिलीज किया है, यूजीसी फिटनेस ऑफ कॉलेज एंड रिसीविंग ग्रांट रूल्स 2024। ये जो ड्राफ्ट गाइडलाइन है, ये अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है, बट इट इज इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग फाइनलाइजेशन एंड इस पे पब्लिक ओपिनियन सीख किया गया है बाय यूजीसी। इसमें मेनली हायर एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज करने पे फोकस कर रही है यूजीसी। इसमें उन्होंने कुछ शर्त रखी है कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस कुछ पर्टिकुलर कंडीशन मीट करेंगे तभी दे विल बी कंसिडर्ड एज फिट फॉर रिसीविंग ग्रांट। इसीलिए इस गाइडलाइन का नाम ही है यूजीसी फिटनेस ऑफ कॉलेजेस फॉर रिसीविंग ग्रांट रूल्स 2024। तो अगर आप देखें तो इसमें कुछ जो की हाइलाइट्स हैं इस ड्राफ्ट गाइडलाइंस के, उसमें से सबसे पहला गाइडलाइन है कि ईच एंड एवरी कॉलेज मस्ट मैंडेटरीली रजिस्टर इटसेल्फ अंडर सेक्शन 2F ऑफ यूजीसी एक्ट। हर एक कॉलेज को अपने आप को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून से बना हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के कानून से बना हो, उसको सेक्शन 2F ऑफ यूजीसी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर करना है, तभी जाकर के वो ग्रांट्स के लिए क्लेम कर सकता है। दिस सेक्शन अलाउज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैट्यूटरी रूल्स अक्रॉस द कॉलेजेस एंड होल्ड्स कॉलेजेस अकाउंटेबल टू द यूजीसी। तो जब तक सेक्शन 2F ऑफ यूजीसी एक्ट के अंतर्गत कोई कॉलेज रजिस्टर नहीं होगा, तब तक उसके ऊपर यूजीसी के कानून, यूजीसी के नियम नहीं लगते। सो नाउ देयर वर मेनी कॉलेजेस, आप देखते हैं अलग अलग जगहों पे छोटे छोटे ऐसे डिग्री कॉलेजेस खोले हुए हैं, उनमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है,
कोई बेसिक प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो हो रहे एजुकेशन को लेकर के, फिर भी काम चल रहा है। वाई इज सो? क्योंकि यूजीसी के कई सारे रूल्स उन पे एप्लीकेबल नहीं होते, और इसलिए नहीं होते क्योंकि दीज कॉलेजेस आर नॉट listed under section 2F of UGC Act. But now UGC has made it compulsory कि if you have to run your college, then you must register yourself under section 2F of UGC Act. And once the colleges are registered under section 2F of UGC Act, then these colleges will be accountable to implement all the rules regulations of UGC. And this is how quality and standard of education could be maintained in higher education in the country. उसके अलावा ये तो हो गया बात कि सारे कॉलेजेस को सेक्शन 2F के अंतर्गत रजिस्टर करना है। दूसरी बात, अगर ग्रांट चाहिए यूजीसी के तरफ से, तो यूनिवर्सिटीज को दो क्राइटेरियाज में से एक फुलफिल करना होगा। आइदर द यूनिवर्सिटीज मस्ट बी एक्रीडेटेड, मतलब उनकी रेटिंग जरूर होनी चाहिए एज पर नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, NAAC. NAAC is a primary body for assessing and accrediting higher education institution. Accrediting का मतलब रेटिंग देना होता है, रेटिंग। तो सरल भाषा में कहें तो या तो NAAC द्वारा रेटेड होना चाहिए, नहीं तो वो इंस्टीट्यूट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंदर रैंकिंग में होना चाहिए। दो में से अगर एक क्राइटेरिया पूरा करोगे तभी जाकर के यूजीसी की तरफ से ग्रांट्स मिलेगा। NAAC एक्रीडेटेड या NIRF में रैंक्ड होना चाहिए। तो NIRF क्या होता है? NIRF 2015 से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत हमारे देश के जो हायर एजुकेशन हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको रैंकिंग दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। ऑब्जेक्टिव है कि इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बीच में थोड़ा सा कंपटीशन की भावना डेवलप की जाए ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव हो। तो NIRF रैंकिंग के ब्रॉड पैरामीटर्स 5 हैं। टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, कितनी बढ़िया पढ़ाई हो रही है या लर्निंग कितनी अच्छी हो रही है, ये पहला पैरामीटर। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, कितना रिसर्च एक्टिविटी बढ़िया हो रहा है, कितने ग्रेजुएट्स वहां से निकल रहे हैं। आउटरीच, समाज में कि उसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। एंड पीयर परसेप्शन, बाकी कॉलेजेस, बाकी लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में क्या सोचते हैं, परसेप्शन क्या है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इनके बेसिस पे NIRF रैंकिंग दी जाती है। NIRF रैंकिंग अगर देखी जाए पिछले साल की 2023 की, तो ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास वाज एट रैंक 1, यूनिवर्सिटीज कैटेगरी में IISc बेंगलुरु वाज एट रैंक 1, कॉलेजेस में मिरांडा हाउस दिल्ली वाज रैंक 1, मेडिकल इंस्टीट्यूट में एम्स वाज रैंक 1। उसके अलावा एक और क्लैरिफिकेशन आया है, ये एक अलग से न्यूज है यूजीसी से रिलेटेड, लेकिन मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। यूजीसी ने एक गाइडलाइन दिसंबर महीने में भी रिलीज किया था। उस गाइडलाइन को देख करके कई सारे लोगों को ऐसा कंफ्यूजन होने लगा था कि शायद से हायर एजुकेशन के अंदर टीचिंग पोस्ट्स के लिए रिजर्वेशन को खत्म कर रही है यूजीसी। उस पर यूजीसी ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि देयर इज नो सच प्रोविजन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज स्क्वैश्ड द कंसर्न्स ऑफ डी रिजर्वेशन इन टीचिंग पोस्ट, की ऐसा कुछ नहीं है। आफ्टर पब्लिक आउटक्राई ओवर यूजीसी ड्राफ्ट गाइडलाइंस, द यूनियन गवर्नमेंट क्लैरिफाइज नो रिजर्व पोस्ट विल बी डी रिजर्व्ड। आई एडेड द बोर्ड वर्क हियर, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, द बोर्ड वर्क आई विल बी गिविंग इन द PDF. It should be there, but because of some technical reasons, the board work is not reflecting. Okay, fine. Let us move to the next topic, that is solid state battery. This topic is important from our syllabus, GS paper 3, science and technology point of view. Solid state batteries होते क्या है? देखिए, नॉर्मली जो आज के डेट में हम लोग बैटरीज इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ये होते हैं लिथियम आयन बैटरीज। दीज आर रिचार्जेबल बैटरीज, उनको बार बार हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं। बट लिथियम आयन बैटरीज के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं
वो तो सॉलिड होते हैं, एनोड एंड कैथोड, बट अंदर का इलेक्ट्रोलाइट इज लिक्विड विच अलाउज टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ चार्जेस, जिसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेट होता है। बट आजकल एक इससे बेहतर टेक्नोलॉजी वाले बैटरीज डेवलप हो रहे हैं जिनको कहा जाता है सॉलिड स्टेट बैटरी। उनके अंदर एनोड और कैथोड जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो तो सॉलिड स्टेट है ही, बीच का इलेक्ट्रोलाइट भी सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट होगा, उनको कहा जाएगा सॉलिड स्टेट बैटरीज। तो सॉलिड स्टेट बैटरी टेक्नोलॉजी यूजेस सॉलिड इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स सॉलिड होते हैं, एंड सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो इंस्टेड ऑफ लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट एज फाउंड इन लिथियम आयन बैटरीज। अब ये लिक्विड आयंस, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स जो लिथियम आयन बैटरीज में इस्तेमाल होता है, उस कारण से उसमें आग लगने के चांसेस रहते हैं, फ्लेमेबिलिटी के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसके अलावा जो लिक्विड आयन इलेक्ट्रोलाइट वाले बैटरीज होते हैं, जो लिथियम आयन बैटरीज हैं, उनका बहुत ज्यादा चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी भी नहीं रहता है। इसीलिए छोटे छोटे मशीनों के लिए तो ठीक है, जैसे मोबाइल फोन के लिए, लैपटॉप के लिए लिथियम आयन बैटरी तो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लिथियम आयन बैटरीज हैव नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल सो फार, क्योंकि उनका चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी हैज बीन लेस। तो आई एम अगेन क्लैरिफाइंग, बैटरीज आजकल जो रिचार्जेबल बैटरीज होते हैं, सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होते हैं रिचार्जेबल बैटरीज, वो हैं लिथियम आयन बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल होते हैं। लिथियम आयन बैटरीज के अंदर इलेक्ट्रोड सॉलिड होते हैं लेकिन इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड होता है। प्रॉब्लम क्या है लिथियम आयन बैटरीज की, कि एनर्जी डेंसिटी लो है उनका। दे आर ओके फॉर स्मॉल अप्लायंसेस बट दे आर नॉट वेरी गुड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। प्लस एक्सट्रीम रिएक्टिव भी होते हैं। रिएक्टिव होने के कारण उसमें फ्लेमेबिलिटी, फायर हजार्ड के चांसेस रहते हैं। तो लिथियम आयन बैटरीज से तुलना में बेहतर हैं सॉलिड स्टेट बैटरीज। सॉलिड स्टेट बैटरीज आर दोज दैट आर हैविंग सॉलिड form of electrodes as well as solid form of electrolyte also. Lithium ion cell में electrodes are solid state but electrolyte is liquid. करंट न्यूज क्या है कि टोयोटा जो दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है, उसने लास्ट ईयर अनाउंस किया था कि इट हैज डेवलप्ड अ ब्रेक थ्रू। सॉलिड स्टेट वाले जो बैटरीज हैं ये कॉन्सेप्ट्स में अभी तक हैं, थ्योरी में है, इनका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल प्रोडक्शन अभी तक नहीं हो पाया है। बट टोयोटा हैड लास्ट ईयर अनाउंस्ड कि इट हैज डेवलप्ड अ मेथड टू प्रोड्यूस लार्ज स्केल सॉलिड स्टेट बैटरी। और अब हाल फिलहाल में टोयोटा खबर लेकर के आई है कि बाय 2027 या 2028 तक ये फुल स्केल सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस करना शुरू करेगी। तो दैट वुड बी अ गुड न्यूज, क्योंकि सॉलिड स्टेट जो बैटरीज होते हैं उनमें ज्यादा एनर्जी चार्ज स्टोर करके रखा जा सकता है एक बार में आफ्टर वन चार्ज। तो इससे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रेंज है, एक चार्ज के बाद लंबे डिस्टेंस तक वो जा सकते हैं, 800 से 900 किलोमीटर तक जा सकते हैं। प्रॉब्लम विद द करंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज कि वो लिथियम आयन बैटरीज से बने, और लिथियम आयन बैटरीज उनको बहुत ज्यादा रेंज नहीं देता, एक चार्ज के बाद 200-300 किलोमीटर ही जाते हैं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो वंस द सॉलिड स्टेट बैटरीज कम अप for electric vehicle industry will get a major boost। और प्लस जो सॉलिड स्टेट बैटरीज होते हैं दे आर इकोनॉमिकली ऑल्सो इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ब्लैक टाइगर और मेलानिस्टिक टाइगर्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं अबाउट मेलानिज्म। मेलानिज्म इज ए जेनेटिक कंडीशन जिसमें बॉडी के अंदर बहुत सारा मेलानिन नाम का केमिकल प्रोड्यूस होता है। मेलानिन जो केमिकल है दैट गिव्स अ डार्क कलर टू द स्किन, डार्क कलर टू द स्किन। ये देखिए यहाँ पे आप इस टाइगर को देख रहे हैं, इसका इतना डार्क कलर है, नॉर्मल टाइगर के पैचेस से इसके ऊपर डार्क कलर ज्यादा है, मेनली बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक कंडीशन मेलानिज्म, जिसमें बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होता है। मेलानिन इज ए सब्सटेंस इन द स्किन
दैट लीड्स टू पिगमेंटेशन ऑफ हेयर, आई एंड स्किन, जिससे बहुत ज़्यादा डार्क कलर होता है। अब एक खास बात क्या है कि सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व जो है उड़ीसा के अंदर, वहां के कुछ रॉयल बंगाल टाइगर्स आर फाउंड टू हैव दिस मेलानिन कंडीशन, मींस दे आर हैविंग हायर देन नॉर्मल लेवल ऑफ मेलानिन। पूरी तरह से ब्लैक नहीं है, बट दे आर हैविंग हायर देन नॉर्मल कंडीशंस ऑफ मेलानिन। दैट इज हाउ दे आर नोन एज स्यूडो मेलानिस्टिक। 2022 में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन में अंदाजा लगाया गया था कि लगभग 10 मेलानिस्टिक टाइगर्स आर देयर इन सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व ऑफ उड़ीसा। हाल फिलहाल में न्यूज में क्यों आया? क्योंकि उड़ीसा की सरकार ने फैसला किया है कि सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व में जो मेलानिस्टिक टाइगर्स हैं उनकी जंगल सफारी, उनको दिखाने के लिए सफारी शुरू कराएंगे। न्यूज इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन डायरेक्टली आस्क कि कौन से टाइगर और कौन से टाइगर रिजर्व में या कौन से स्टेट के अंदर मेलानिस्टिक टाइगर्स पाए जाते हैं, ऑल्सो नोन एज ब्लैक टाइगर। इस तरह का सवाल आ सकता है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पद्मा अवार्ड्स टू पर्सनालिटीज फ्रॉम असम। तो लास्ट दिन भी हमने इस पे चर्चा की थी। असम ट्रिब्यून का ये आर्टिकल मैंने वहां कवर किया था। देयर दे मेंशन्ड 26 जनवरी को जो असम ट्रिब्यून आया था, उसमें फर्स्ट पेज पे आर्टिकल आया था। देयर इट मेंशन्ड कि 2 पीपल फ्रॉम असम, पार्वती बरुआ एंड सर्वेश्वर बासुमतारी, गॉट पद्मा श्री अवार्ड फ्रॉम असम। बट आई डोंट नो, वहां पे द्रोणा भूयान जी के बारे में चर्चा नहीं हुई थी। द्रोणा भूयान जी के बारे में चर्चा नहीं हुई थी, वो हमसे छूट गया। ठीक है, तो आज इनके बारे में भी कवर करेंगे। सो एक बार फिर से देखते हैं। 3 पर्सनालिटीज फ्रॉम असम सेलेक्टेड फॉर प्रेस्टिजियस पद्मा अवार्ड। पार्वती बरुआ जी, इनके बारे में हम देख चुके हैं। सर्वेश्वर बासुमतारी जी, इनके बारे में भी हम देख चुके हैं, जहां हमने देखा चिरांग के चिराग, इनको टाइटल दिया गया है। तो इनके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ ऐड कर दूं। ही वॉज प्रीवियसली ऑनर्ड विथ आसाम गौरव अवार्ड ऑल्सो फॉर द ईयर 2023। द्रोणा भूयान जी, इनके बारे में देखते हैं आज। ही विल रिसीव पद्मा अवार्ड इन द फील्ड ऑफ आर्ट। द्रोणा भूयान रिसीव्ड विष्णु रबा अवार्ड इन द ईयर 2021। ही इज एन ओजापल्ली एक्सपोनेंट एंड एक्सपर्ट ऑफ देवधानी डांस। Some of the images are not there. I don't know what's the reason behind it. देखेंगे some technical issues. नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट, छोटा सा टॉपिक है। नॉर्थ ईस्ट का पहला सेंट्रल रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी स्टैब्लिश किया जा रहा है। इसके लिए फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया गया हाल फिलहाल में। इट इज कमिंग एट देहिंग खामती घाट गांव एट डिब्रूगढ़। तो ये पीटी पर्सपेक्टिव से ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था वो जरा देख लेते हैं। इंडिया इज लार्जेस्ट स्पेंडर ऑफ डिफेंस इंपोर्ट, दैट इज ट्रू, बट इट इज नॉट यूएस बट रशिया दैट हैज बीन स्टिल द लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। माइक प्रोग्राम is not under Project Elephant, it is an international initiative and असम के 2 साइट्स माइक प्रोग्राम के अंतर्गत कवर्ड हैं। That's all from our side for today. Thanks for watching.